नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th में ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है कृषि यानी एग्रीकल्चर। तो इस वीडियो में हम चित्रों के माध्यम से इस चैप्टर को बहुत ईजिली तरीके से समझने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें जिससे दिए गए सारे टॉपिक को सही प्रकार से समझ सकें। अगर देखा जाए तो ये चैप्टर बहुत ही आसान है, फिर भी इतना भी आसान नहीं है कि बिना पढ़े या बिना समझे आप समझ सकें। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें क्योंकि वीडियो में मेन जो पॉइंट है उसको अलग अलग कलर से दिखाया गया है और चित्रों के माध्यम से इस चैप्टर को समझाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। तो करने वाले हैं क्लास 10th में ज्योग्राफी यानी भूगोल के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है कृषि। तो इस वीडियो को देखने के बाद हम कुछ टॉपिक को समझ सकेंगे जिसका नाम है कृषि और कृषि के प्रकार। यानी इस वीडियो को देखने के बाद हम कृषि और कृषि के प्रकार को समझेंगे और ऋतुओं के आधार पर कृषि के प्रकार को देखेंगे, जैसे रबी की फसल है, खरीफ की फसल और जायद की फसल, और कुछ प्रमुख जो फसलें हैं जिनको भी हम देखने वाले हैं, और तकनीकी और संस्थागत सुधार इसको भी देखेंगे कृषि में, और कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान है इसको भी देखने वाले हैं, और खाद्य सुरक्षा क्या है, वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव, यानी इन सारे टॉपिक को हम क्या इस चैप्टर में समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम कृषि को देखते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो कृषि को समझते नहीं कि कृषि का अर्थ क्या होता है। तो कृषि प्यारे बच्चों ये होता है, इसका मतलब होता है खेती, क्योंकि आप खेती को जानते हैं लेकिन कृषि की जब बात आती है तो समझ नहीं पाते हैं। जैसे कृषि से बना है कृषक, उसी प्रकार से खेती से बना है किसान, यानी कि खेती करने वाला। आप सभी जानते हैं कि भारत एक क्या कृषि प्रधान देश है और यहाँ की जो अधिकतर जो जनसंख्या वो क्या करती है, कृषि करती है, ठीक है। तो यहाँ की 2/3 जनसंख्या जो है कृषि कार्यों में लगी हुई है। कृषि के द्वारा क्या होता है कि खाद्यान्नों के साथ उद्योगों के लिए कच्चा माल भी उपलब्ध करवाते हैं। यानी कि कृषि के माध्यम से आप सभी जानते हैं कि कुछ ऐसे भी उद्योग है जो क्या है कि कृषि के द्वारा वहाँ पर क्या है कच्चे माल के रूप में क्या है उद्योगों को प्रदान किया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए कहीं पर अगर चीनी मिल है तो वहाँ पर कच्चे माल के रूप में कृषि के द्वारा क्या गन्ने का इस्तेमाल किया जाता है। कहीं पर कपड़ा मिल है तो वहाँ पर क्या है कि कपास जो है कच्चे माल के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। अब इसी के साथ देखते हैं कि कृषि के प्रकार क्या है। तो कृषि की जब प्रकार की बात आती है तो यहाँ पर 3 प्रकार यहाँ पर सामने आता है। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, सेकेंड है कि गहन जीविका कृषि, थर्ड है वाणिज्यिक कृषि। तो चलिए एक एक करके सबको देखते हैं। तो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि नाम से स्पष्ट होता है कि भाई पहले की जाने वाली कृषि है, यानी कि शुरू में बहुत पहले जो आदिवासी लोग होते थे एक प्रकार की ऐसी कृषि करते थे जिसको हम कहते हैं कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। यानी ये इस प्रकार की खेती में लोग करते क्या थे कि आदिवासी अपने परिवारों का पालन पोषण करने के लिए क्या है कृषि करते थे। तो इसमें होता क्या था कि भूमि के छोटे टुकड़ों पर परंपरागत कृषि यानी कि कृषि औजारों जैसे कि लकड़ी के हल, खुदाई के लिए छड़ी तथा परिवार और समुदाय की मदद से करते थे। यानी कि उनकी जो पुरानी औजार थे, यानी कि पहले से चली आ रही परंपरागत औजार था, चाहे लकड़ी के हल हो या खुदाई के लिए जिसका छड़िया डंडी का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। तो इस प्रकार की खेती को अगर बात की जाए तो ये मानसून और मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर करती है। यानी इस प्रकार की खेती में पूरी तरह से क्या है प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर रहती है और मानसून पे निर्भर होता है। इसे कर्तन और दहन प्रणाली भी कहते हैं। कर्तन मतलब काटना, दहन मतलब जलाना, ठीक है। यानी किसान करते क्या थे कि जमीन के एक टुकड़े को साफ कर देते थे और उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते थे। यानी आपने अगर सुना है कि जैसे कि जो आदिवासी लोग होते थे कुछ इस प्रकार की खेती करते थे जिसको हम झूम या स्थानांतरित खेती के नाम से भी जानते थे। तो इस खेती में कुछ इस प्रकार से होता था कि जो आदिवासी लोग होते थे कि जंगलों को काट कर जला देते थे और ज़मीन पर क्या उसकी जो राख को फैला देते थे, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या होता था कि वहाँ पर खेती करते थे। तो जब तक उस मिट्टी की उर्वरता अच्छी रहती थी तब तक वहाँ पर फसल पैदा होती थी, और जब वहाँ पर उर्वरता कम हो जाती थी तो उस ज़मीन को छोड़कर फिर इसी प्रकार से किसी दूसरे ज़मीन या जंगल में वे चले जाते थे, ठीक है। तो इस प्रकार की जो खेती होती है इसको क्या है कर्तन दहन कृषि प्रणाली कहते हैं। यानी कि कर्तन मतलब काटना, दहन मतलब जलाना, ठीक है। तो इस कृषि का कुछ और भी नाम है। इसे हम स्थानांतरित कृषि, झूम खेती, ठीक है, तो आदि नामों से जानते हैं। अब इस प्रकार की कृषि को क्या है भारत के कुछ अन्य नाम जगहों पे क्या है अलग अलग नाम से जानते हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि कहाँ पर किस नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले कि
उत्तर पूर्वी जो राज्य है, यानी कि भारत का जो उत्तर पूर्वी राज्य है, यहाँ पर इसको क्या है, झूम कृषि के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसमें मतलब कौन कौन से राज्य आएंगे, इसमें आपके असम आ जाएंगे, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। ठीक है, मणिपुर में क्या है कि इस कर्तन दहन कृषि को क्या है कि पामलू नाम से जानते हैं। छत्तीसगढ़ में बस्तर और अंडमान निकोबार में इसको क्या है, दीपा के नाम से जानते हैं। किसे? कर्तन दहन कृषि को। ठीक है, अब बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में इस खेती को किस नाम से जानते हैं, बेबर या दहिया नाम से। आंध्र प्रदेश में पोडू या पेंडा नाम से। उड़ीसा में पामाडाबी या कोमान या बरीगा नाम से। पश्चिमी घाट में इसको कुमारी नाम से जानते हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में इसे वालरे या वाल्टरे नाम से। हिमालय के क्षेत्रों में जो स्थानांतरित कृषि या कर्तन दहन कृषि इसे खिल नाम से जानते हैं। झारखंड में इसे कुरवा नाम से जानते हैं। क्योंकि ये जो कृषि है इसको अलग अलग नामों से जानते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सारी एनसीईआरटी किताब में सारा दिया हुआ है। और इसी खेती को क्या है, अन्य देशों में भी कुछ अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे मैक्सिको एवं मध्य अमेरिका में इसे मिल्पा के नाम से जानते हैं, और वेनेजुला में इसे क्या कोनको के नाम से जानते हैं। ब्राज़ील में इसे रोका नाम से जानते हैं। मध्य अफ्रीका में इसे मसोले नाम से। इंडोनेशिया में लदांग नाम से जानते हैं। वियतनाम में रे नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कर्तन और दहन जो खेती है, भारत में भी इसे अलग अलग नामों से जानते हैं और विश्व के अन्य भागों में भी इसे अलग अलग नामों से जानते हैं। तो सबसे पहले कर्तन दहन कृषि को आप जानिए, स्थानांतरित खेती भी कहते हैं, झूम खेती भी कहते हैं। ठीक है, और इसे कर्तन दहन खेती तो कहते ही कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं फिर। अब यहाँ पर हमने अभी जीविका यानी कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि को देखा था, और सेकंड नंबर पे जो आता है इसका नाम क्या है, गहन जीविका कृषि। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या है कि इस कृषि में किसान करता क्या है, एक छोटे भूखंड पर क्या साधारण औजारों और अधिक श्रम से क्या है खेती करता है। यानी किसान क्या करता है कि एक छोटे से भूखंड पर क्या है, यानी कि साधारण औजारों से खेती करता है और उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। क्योंकि जनसंख्या आप जान रहे हैं कि दिनों दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन जो ज़मीन है वो सीमित मात्रा में है। तो जब जनसंख्या बढ़ेगी तो उस भूमि पे क्या जनसंख्या का दबाव यानी कि प्रेशर होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए अब उन्हें क्या ज़्यादा पैदावार की ज़रूरत होगी, ज़्यादा अनाज की ज़रूरत होगी, जिसके लिए क्या है खेती में क्या है ज़्यादा उत्पादन की आवश्यकता महसूस की जाएगी। तो इसके अलावा क्या है, भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है और उच्च उत्पादन के लिए रासायनिक और सिंचाई का प्रयोग होता है। देखिए जब जनसंख्या बढ़ रही है तो उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करना पड़ेगा, सिंचाई का प्रयोग करना पड़ेगा, जिससे क्या है उत्पादन बढ़ सके। तीसरे नंबर की जो खेती है यानी कृषि है, जिसका नाम है वाणिज्यिक कृषि। नाम से स्पष्ट होता है कि बाजार में बेचने के उद्देश्य से की गई खेती। तो इसे आप कह सकते हैं कि वाणिज्यिक कृषि में फसल का उत्पादन या पशुपालन कह लीजिए तो बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। यानी कि जिन फसलों का उत्पादन बाजार में बेचने के उद्देश्य से किया जा रहा है उसे हम वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। ठीक है, ये बड़े पैमाने पर की जाती है और लगभग इसमें क्या है, इस खेती में होता है कि आधुनिक यंत्रों का यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें आधुनिक निवेशों यानी कि जहाँ पर हम पैसा लगाते हैं या कुछ भी अगर निवेश किया जाए, क्योंकि अधिक पैदावार देने वाले बीजों, क्योंकि निवेश का मतलब क्या है भाई, बीज भी आप यूज कर रहे हैं, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक के प्रयोग से क्या उच्च उत्पादन प्राप्त करना है। देखिए जब हम करते हैं कि जो नए नए तकनीक का यूज करते हैं, जिसमें हाइब्रिड बीज का यूज करते हैं, रासायनिक उर्वरक का यूज करते हैं, कीटनाशक दवाओं का यूज करते हैं, इन सब का यूज करने का मतलब यही होता है कि उत्पादन में ज़्यादा मात्रा में वृद्धि हो। ठीक है, और इसमें विस्तृत क्षेत्र पे क्या होता है कि अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। क्योंकि देखिए इसमें हम अगर पैमाने पर जब खेती करते हैं, ज़्यादा मात्रा में करते हैं, तो ज़्यादा पूंजी यानी कि धन की भी आवश्यकता होती है। तो यह रोपड़ एक प्रकार की व्यावसायिक खेती यानी कि रोपड़ जो कृषि होती है, इसे हम वाणिज्यिक कृषि भी कहते हैं। अब बात यहाँ पर कर लेते हैं कि रोपड़ कृषि होती क्या रही है, कि रोपड़ फसलें क्या क्या होती है। तो रोपड़ फसलें में आपकी बात आती है तो चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि। ठीक है, क्योंकि अधिकतर एग्जाम में पूछता है कि भाई किन्हीं दो रोबोट कृषि के या फसलों के नाम बताइए, या इनमें से ही दे देगा, आपको पूछ लेगा कि आपको एक अलग दे देगा, पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सी रोपड़ की फसल नहीं है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसमें परिवहन संचार एवं बाजार का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यानी कि वाणिज्यिक कृषि में क्या है कि परिवहन का, संचार का और बाजार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है।
अब यहाँ पर जो सबसे मेन पॉइंट ये होता है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछ देता है कि रबी की फसल या इसके एग्जाम्पल पूछ दिया, कुछ फसलों के नाम, खरीफ की फसल के एग्जाम्पल के नाम और जायद फसलों के नाम पूछ देता है। तो इसे आप बहुत ही क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके आप नोट कर लीजिए, क्योंकि इनमें इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछता है। ठीक है, तो इसको आप सही से याद करेंगे। तो जिसका नाम है शस्य प्रारूप या ऋतुओं के आधार पर क्या है, कृषि के प्रकार। तो सबसे पहले जो बात आती है कि रबी की फसलें। ठीक है, अब रबी की फसल क्या होता है, इसमें बस आपको करना क्या है कि रबी की फसल को याद करना है, बुवाई का समय, कटाई का समय। ठीक है, और जो फसल है वो कुछ राज्य के नाम। तो बुवाई इसकी कब होती है, बस शीत ऋतु में होती है, यानी कि अक्टूबर से दिसंबर के महीने में। और कटाई इसकी कब होती है, ग्रीष्म ऋतु में, अप्रैल से जून के महीने में। जो यहाँ इसमें मेन जो पॉइंट आपका है, अक्सर जो पूछा जाता है वो क्या है, फसल है। ठीक है, यानी रबी की जो फसल है ये आपको याद होना चाहिए। तो कौन कौन सा इसमें है, गेहूँ है, जौ है, मटर, चना और सरसों। तो ये कौन सी फसल है, रबी की फसल है। तो ये आपको याद होना चाहिए। आप प्रमुख जो उत्पादक राज्य हैं जिसमें उत्तर प्रदेश है, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर। ठीक है, आगे देखते हैं खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसल की जो बुवाई होती है मई से जुलाई के महीने तक होती है और इसकी कटाई सितंबर से अक्टूबर के महीने तक। और इसमें जो प्रमुख जो फसलें हैं इसमें से कौन कौन से, इसको देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर यही आपसे पूछा जाएगा। तो प्रमुख फसलों की जब बात की जाती है तो इसमें पहला आता है चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, उर यानी कि अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन। तो देखिए अरहर जो है आपकी ये क्या खरीफ की फसल है, लेकिन जो चना और मटर ये रबी की फसल है। तो इसको आप याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही कन्फ्यूजन करने वाले क्वेश्चन अक्सर पूछ दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो प्रमुख उत्पादक जो राज्य है चावल के, इसमें असम है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरल, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा है। यानी देखिए आप सभी जानते हैं कि यानी कि जो खरीफ की फसलें होती हैं इसे क्या जल की ज़्यादा यानी कि पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। जैसे चावल मान लीजिए तो चावल को ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो कुछ धान की प्रजातियां हैं जिसमें औस है, अमन है, बोरो है। ठीक है, आपके एनसीईआरटी किताब में दिया हुआ है, तो इसको भी आप जान लेंगे। आखिरी एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, फिर भी इसको जान लेना ज़रूरी है। ठीक है, कुछ जायद की फसलें हैं। अब ये जायद की फसलें क्या होती हैं, जैसे मान लीजिए रबी की फसल है या खरीफ की फसल है, इन दो फसलों के बीच में जो फसल उगाई जाती है उसे कहते हैं जायद की फसल। ठीक है, बुवाई क्या है, अप्रैल से जून के महीने में होती है। ऐसी कुछ जो प्रमुख फसलें हैं ना इसमें, जैसे क्या हो गया कि तरबूज है, खरबूज है, खीरा है, ककड़ी है। ठीक है, कुछ चारे भी हैं, कुछ सब्जियां हैं। तो आप इसको भी याद जरूर करें। तो अक्सर एग्जाम में ये पूछता है कि खरीफ की फसलों के जो कुछ है वो पूछ देता है, और जो अक्सर पूछ देता है इसमें से क्या है कि जो रबी की फसल है वो कौन कौन सी वो पूछ देता है। इसको आपको क्या है कॉपी में नोट कर लेना। अब वीडियो को 1 या 2 बार जरूर देख लें, जिससे सारे टॉपिक आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, अब वीडियो को लाइक करना न भूलें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए स्पेशल बनाई जा रही है चित्रों के माध्यम से, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत समय लगा है। आपने देखा होगा कि इस वीडियो को लाने में 4-5 दिन लगे, क्योंकि लिखने में समय लग गया था। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हम कुछ प्रमुख फसलों को देखने वाले हैं। देखो फसलों की हमने अलग अलग कैटेगरी बनाई है कि कुछ तो ऐसे फसल होती है जो खाद्य फसल है, यानी कि जो खाने की यूज में आती है। कुछ नकदी फसल है, यानी कि बेचने के उद्देश्य है। कुछ बागवानी फसलें होती है, इसमें फल है, फूल है, सब्जियां हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया है। यानी कि जो प्रमुख फसलें हैं, कुछ खाद्य फसलें आ जाएंगी, कुछ अखाद्य फसलें। तो खाद्य फसलें हैं जिसे नकदी फसल कहते हैं, और कुछ बागवानी फसलें हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, खाद्य फसलों में आपके गेहूँ है, चावल है, मक्का है, दलहन है, तिलहन है। नकदी फसल में चाय है, कॉफ़ी है, रबड़ है, जूट, कपास इत्यादि। और बागवानी फसल में फल, फूल और सब्जियां। ठीक है, चलिए अब हम एक एक करके सबको क्या देखते हैं। तो सबसे पहले बात होती है कि प्रमुख फसलें। तो जानते हैं कि भाई मिट्टी है, जलवायु और कृषि पद्धति में अंतर के कारण क्या है, देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं। आप अक्सर देखते हैं कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रकार की मिट्टी होती है, जलवायु है, और बहुत सारी खेती की पद्धतियाँ होती है, जिसके कारण क्या है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, जिसमें खाद्य फसलें होती हैं, कुछ अखाद्य फसलें होती हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, चावल के बारे में। ठीक है, तो चावल के बारे में चलिए देखते हैं। तो चावल यानी किससे निकलता है, धान से।
तो भारत में जो अधिकांश लोग हैं इनका जो खाद्यान्न है चावल है, यानी कि भारत के अधिकतर लोगों का जो भोजन है चावल है। और हमारा देश क्या है, चीन के बाद दूसरे नंबर पे आता है चावल के सबसे बड़े उत्पादक में, ठीक है। और आप सभी जानते हैं कि चावल के उत्पादन के लिए तापमान की ज़रूरत कितनी होती है। तो तापमान की जो ज़रूरत होती है वो क्या है, इसे ज़्यादा तापमान की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान चाहिए। और वर्षा के लिए सबसे पहले इसे आर्द्रता यानी नमी की आवश्यकता होती है, यानी कि 100 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके कुछ उत्पादक राज्य हैं पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब। ऐसा नहीं कि केवल ये 3 राज्यों में ही धान की खेती की जाती है या चावल की, जहाँ पर भी जल की सुविधा है खेती वहाँ पर भी की जा सकती है, ठीक है। यहाँ पर क्या आपको दिखाई जा रहा है धान की पिक्चर, ठीक है। अब ये धान का पिक्चर है, इससे ही क्या चावल निकलता है। अब गेहूँ की बात करते हैं, ठीक है। अब गेहूँ क्या है, गेहूँ क्या है कि भारत में की दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, यानी कि पहले नंबर हमने चावल देखा, ठीक है। यानी कि भारत के अधिकतर राज्यों में चावल का मुख्य भोजन के रूप में यूज किया जाता है। और दूसरे नंबर पर गेहूँ आता है। तो इसमें गेहूँ जो उगाने के लिए जो तापमान की ज़रूरत होती है, इसमें क्या 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस तक इसकी क्या है तापमान की आवश्यकता होती है, ठीक है। और वर्षा कितने चाहिए गेहूँ को, 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर तक। कुछ प्रमुख उत्पादक राज्य हैं जिसमें आपका उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा, बिहार इत्यादि। अगर बात की जाए तो माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन अगर यहीं पर पंजाब की बात की जाती है तो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर देखा जाए तो पंजाब में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। दोनों बात अलग अलग है, यानी कि सबसे ज़्यादा उत्पादन अगर कहाँ पर होता है उत्तर प्रदेश में है, लेकिन प्रति हेक्टेयर की बात की जाती है तो ये आपके पंजाब में, ठीक है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, अब बात को आप समझते चलिए, ठीक है। यहाँ पर क्या गेहूँ का पिक्चर दिया गया है, इसको आप देख लीजिए, ठीक है। तो जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको ये सारी जो फसल है याद आ रही होगी कि भाई गेहूं की फसल कौन सी है और धान की फसल कौन सी है। अब यहाँ पर मोटे अनाज की बात आती है तो इसको भी जान लेना जरूरी है, कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि मोटे अनाज किससे कहते हैं या मोटे अनाजों के बारे में लिखो। तो यहाँ पर ये मोटे अनाज की जो बात होती है तो इसमें आपका ज्वार है, बाजरा है, रागी है, यह भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज के रूप में इनको जानते हैं, ठीक है। कारण क्या है कि भाई इन्हें मोटे अनाज के रूप में इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसमें क्या पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। यानी इसमें पोषक तत्वों की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। आप सभी जानते हैं कि आज हम बहुत जल्द से ही कि गेहूं की रोटी खा रहे हैं, लेकिन इसके पहले लोग क्या है बाजरा ज्वार की ही क्या है रोटियां खाते थे, ठीक है। और इसमें कुछ प्रमुख उत्पादक जो राज्य हैं इसको भी देख लेते हैं, जिसमें से सबसे पहले महाराष्ट्र है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है। अब इसमें फिर बाजरा की बात करते हैं, अब इसमें एक एक करके सबको देख लेते हैं। बाजरा है तो बाजरा का जो है यह कहाँ पर उगता है, किस मिट्टी में, तो ये बलुआ और उथली काली मिट्टी में उगाया जाता है। तो राजस्थान जो है ना कि बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो आपको जान लेना जरूरी है कि राजस्थान बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके अलावा कुछ और भी राज्य हैं जहाँ पर बाजरा का उत्पादन किया जाता है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा। तो आप सभी जानते हैं कि अधिकतर राज्यों में क्या है कि बाजरा को चारा के रूप में क्या इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। रागी क्या है, शुष्क प्रदेशों की एक फसल है। यह लाल, काली, बलुआ और दोमट मिट्टी में उगाई जाती है। और कर्नाटक जो है रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, यानी कि कर्नाटक जो राज्य में क्या है रागी का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है। कुछ अन्य भी राज्य हैं इसमें आपका क्या है तमिलनाडु है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इसी प्रकार से मक्का की बात करते हैं तो मक्का क्या है एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न व चारा दोनों के रूप में यूज की जाती है, ठीक है। और यह क्या है खरीफ की फसल है, ठीक है। इसी प्रकार से गेहूं जो रबी की फसल थी, धान खरीफ की। तो आप सभी जानते हैं कि मक्का उगाने के लिए जो तापमान की ज़रूरत होती है 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक। और राज्य इसमें आपका कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जो है मक्का के उत्पादन में जाना जाता है, ठीक है। अब कुछ प्रमुख दालें हैं यानी कि दलहन फसल है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि दलहन फसलों के नाम लिखो या इनकी विशेषताएं, तो आपको जान लेना जरूरी है। तो भारत क्या है विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता है, यानी कि यहाँ पर उत्पादन भी ज़्यादा होता है, यूज भी ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कि भाई शाकाहारी जो भोजन होता है इसमें दाल का सबसे अधिक महत्व होता है। और सबसे ज़्यादा प्रोटीन की जो बात की जाती है ये दाल से ही प्राप्त होती है। और कुछ प्रमुख जो दाल है इनको भी जान लेना जरूरी है, जिसमें से अगर बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है अरहर का, ठीक है। यानी कौन कौन सी जो फसल है जो आपकी इसमें दलहन में आती है, तो सबसे पहले आपके अरहर है, उड़द है, मूंग है, मसूर है, मटर और चना है।
तो ये प्रमुख दालें हैं। और आप सभी जानते हैं कि भाई दाल को नमी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो अगर अरहर की बात की जाए तो अरहर को छोड़कर बाकी जो दालें हैं ये क्या करती हैं कि वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता बनाए रखती हैं। कुछ प्रमुख उत्पादक राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक। ठीक है, ये क्या है, प्रमुख दाल के उत्पादक राज्य हैं। अगली बात करते हैं गन्ना की। ठीक है, गन्ना को जानते हैं ना, यानी कि गन्ना जो एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। उष्ण उपोष्ण का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। यानी कि ये भूमध्य रेखा है और यहाँ से यहाँ तक जो क्षेत्र होता है इसे कहते हैं उष्ण कटिबंध कहते हैं, ठीक है। और ये ऊपर का यानी कि उत्तरी शीतोष्ण या उपोष्ण और नीचे के ये दक्षिणी शीतोष्ण, तो इन्हें क्या करते हैं, उपोष्ण कहते हैं। और ये ऊपर का उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में ही ये उगाया जाता है। तो इसे तापमान कितनी 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 70 डिग्री सेल्सियस तक इसकी तापमान की ज़रूरत होती है। वर्षा यानी कि 75 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक वर्षा की जरूरत होती है किसकी, गन्ना की फसल के लिए। और आप सभी जानते हैं भाई ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन होता है। तो ब्राज़ील के बाद भारत क्या है, गन्ने के उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और गन्ने से क्या क्या बनाया जाता है, तो गन्ने से चीनी है, गुड़ है, खांडसारी और बाकी शीरा बनाया जाता है। कुछ प्रमुख उत्पादक राज्य हैं जिसमें उत्तर प्रदेश है, बिहार है, ठीक है, पंजाब है, हरियाणा। तो ये गन्ना है, गन्ना की फसल आप देख लीजिए, गन्ना ऐसा ही होता है, ठीक है। और जो बच्चे गांव से जुड़े होंगे उनको कोई भी समस्या नहीं आ रही होगी क्योंकि वो हर चीज़ को समझते चल रहे हैं। तो अब तिलहन फसलें यानी कि कौन सी ऐसी फसलें जिनसे क्या है, तेल निकाला जाता है। तो भारत क्या है, विश्व में सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। तो देश के कुल बोए गए क्षेत्र के 12% भागों पे क्या है, तिलहन फसलें उगाई जाती हैं। कुछ इसमें से प्रमुख जो फसलें हैं इसको आपको जान लेना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में अक्सर ये पूछता है कि निम्न में से कौन सी तिलहन फसल है। तो मूंगफली है, सरसों है, नारियल है, तिल है, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, अलसी और सूरजमुखी। क्योंकि आप क्या है कि सरसों को तो जान जाएंगे, नारियल जान जाएंगे, तो कुछ ऐसे फसलें हैं जिनको भी जान लेना जरूरी कि ये तिलहन की फसलें हैं, ठीक है। तो इनमें से जो अधिकतर फसल होती है वो खाद्य के रूप में यूज किया जाता है। कुछ का जो उपयोग है साबुन प्रसाधन या उपटन या उद्योग में क्या कच्चे माल के रूप में यूज किया जाता है। यानी कि जो अधिकतर जो तिलहन फसलें हैं जो अधिकतर का यूज किया है केवल खाने पीने के लिए किया जाता है। और कुछ का जो यूज किया है साबुन बनाने के लिए या प्रसाधन बनाने के लिए या उपटन उद्योग के में कच्चे माल के रूप में यूज किया जाता है। अब प्रमुख उत्पादक राज्य में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र है, ठीक है। ये सूरजमुखी का पौधा है, इसको जानते होंगे आप, ठीक है। ये सरसों का है। अब चाय की बात की जाती है तो चाय भी एक रोपड़ कृषि में आता है। अक्सर पूछता है कि रोपड़ कृषि कौन कौन से है। यह एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ है क्योंकि ये पीने के योग्य में आता है, ठीक है। तो अगर चाय की बात की जाए तो चाय की जो खेती भारत में नहीं हुई थी क्योंकि ये अंग्रेज क्या है लाए थे यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी शुरुआत अंग्रेज़ों ने किया था। और लगभग अब देखा जाए वर्तमान समय में तो अधिकतर बागानों के जो मालिक हैं भारतीय ही है। तो चाय का एक ऐसा पौधा है जो उष्ण और उपोष्ण जलवायु में उगाया जाता है, ठीक है, जहाँ पर गन्ना चाय में सबसे ज़्यादा श्रम की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इसके लिए सस्ता और कुशल श्रम की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि अगर इसमें श्रमिक काम कर रहे हैं तो सस्ता मजदूर मिलने चाहिए, ठीक है, जो क्या है उस कार्य में निपुण है। कुछ प्रमुख उत्पादक जो राज्य हैं जिनमें से हम देख सकते हैं कि असम, पश्चिम बंगाल जिसमें दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी है, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय और आंध्र प्रदेश। तो अक्सर आप क्या है असम और पश्चिम बंगाल के बारे में ही जानते हैं चाय उत्पादक राज्यों में। अगली जो पेय पदार्थ है कॉफ़ी है। तो भारत विश्व की लगभग 4% कॉफ़ी का उत्पादन करता है। भारतीय कॉफ़ी विश्वविख्यात है क्योंकि भारत की जो कॉफ़ी है विश्व में फेमस है। तो हमारे देश में अरेबिका नाम की जो एक किस्म है कॉफ़ी की वो पैदा की जाती है जो आरंभ में कहाँ से, यमन से लाई गई थी। इसकी शुरुआत हुई थी बाबा बुदन की पहाड़ियों पर, लेकिन आज अगर देखा जाए तो नीलगिरी के आसपास जो राज्य हैं कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं बागवानी फसलें। बागवानी फसलें का मतलब है जिसमें कि फल फूल हो या सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। तो भारत क्या है विश्व में सबसे अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादन करता है। यानी कि भारत क्या है विश्व में सबसे अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादन करता है। जिसमें अगर फल की बात की जाए तो जिसमें आम है, आम महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में उत्पादन किया जाता है। संतरे का नागपुर और मेघालय है। केले के बारे में केरल है, मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु है। अनानास का उत्पादन मेघालय में किया जाता है।
लीची का उत्पादन उत्तर प्रदेश बिहार में, अंगूर आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र में, सेब का उत्पादन अक्सर हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर में किया जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे देखते हैं। तो भारत क्या है, विश्व की लगभग 13% सब्जियों का उत्पादन करता है, यानी कि भारत में सब्जियों का उत्पादन होता है। कुछ प्रमुख सब्जियां हैं जिसमें मटर है, फूल गोभी है, प्याज है, बंद गोभी, टमाटर, बैगन, आलू। यहाँ पर कुछ अलग अलग सब्जियां दिखाई गई है। ठीक है, टमाटर ये आपका ये हो गया। ठीक है, ये खीरा है आपका, तो ये बैगन है। ठीक है, यहाँ पर तरबूज है। तो ये सारे जो सब्जियां हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे भी फसल हैं जो खाद्य फसल हैं। ठीक है, जिसमें आपका रबड़ पहले आता है। तो रबड़ क्या है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। यानी इसका मतलब क्या है, रेखी का मतलब है कि भाई पृथ्वी है, इसको एक भागों में दो भागों में बांटती है। कौन सी रेखा, भूमध्य रेखा। तो इसके आसपास के क्षेत्रों में जो फसल उगाई जाती है ये रबड़ के बारे में है। ठीक है, परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में ये उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जाती है। और इसके लिए तापमान की जरूरत होती है 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक की, और वर्षा सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि देखिए भूमध्य रेखा के जो आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, इसलिए वर्षा की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा। तो रबड़ एक ऐसा जो एक कच्चा माल है। तो रबड़ एक महत्वपूर्ण क्या है, कच्चा माल है जो उद्योगों में प्रयुक्त होता है। और इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और मेघालय। ठीक है, यानी यहाँ पर रबड़ का उत्पादन किया जाता है। कुछ ऐसी भी फसलें हैं जिसमें रेशेदार फसल के नाम से हम जानते हैं, जिसमें से कौन कौन से हैं, कपास है, कपास यानी कॉटन, जूट जिनसे रस्सी बनाई थी जूट की, शन है, और कुछ प्राकृतिक रेशम है। ठीक है, यानी कि भारत में उगाई जाने वाली 4 प्रमुख रेशेदार फसलें हैं। अगर बात की जाती है जो ऊपर के हैं 3 शुरू के, कपास, जूट और सन, तो इनका उत्पादन क्या है, मिट्टी में उगाया जाता है इन्हें। ठीक है, और बाकी जो है प्राकृतिक रेशे हैं, तो ये रेशम के कीड़े के कोकून से प्राप्त होती है। तो ये कहाँ थे, जो मलबरी पेड़ की हरी पत्तियों पर इनको पाला जाता है। ठीक है, तो रेशम के उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालना सेरीकल्चर कहलाता है। ठीक है, अब कपास की बात करते हैं। यानी कि कपास क्या था, कॉटन, यानी जिससे कॉटन बनता है, यानी कि सूती कपड़ा उद्योग में कपास का यूज किया जाता है। कपास को उगाने के लिए काली मिट्टी सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम होती है। इसके उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा उच्च तापमान, हल्की वर्षा और खिली धूप की आवश्यकता होती है। इसे पकने के लिए 6 से 8 महीने लग जाते हैं। तो यहाँ पर जो कपास का पौधा होता है तो कुछ वो इस तरह से उगता है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो जब इसे धूप की जब ज़्यादा मिलेगी तो ये क्या है, फट के इस प्रकार से कॉटन इस तरह से बाहर निकलती है। ठीक है, तो कुछ प्रमुख उत्पादक राज्य हैं जिसमें महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। ये किसके हैं, कपास के उत्पादन के प्रमुख राज्य हैं। ठीक है, और जूट की बात की जाती है तो भाई जुनून सुनहरा रेशा करते हैं, इसे नोट करके चलिए। तो जूट की फसल ये कहाँ उगाया जाता है भाई, जहाँ बाढ़ के मैदान होते हैं, जहाँ पर जल निकासी वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है। और कुछ उत्पादक राज्य हैं पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय। जूट का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो बोरियां बनाने के लिए, चटाई, रस्सी, धागे बनाने में किया जाता है। जैसे आप जूट की बोरी देखे हैं ना, देखिए इस प्रकार के पौधे होते हैं जूट के। ठीक है, और इस टाइप की जो रस्सी आपने देखा है या टाट पट्टी होती है, तो इससे ये बनती है। ठीक है, और इसकी उच्च लागत के कारण ही, क्योंकि इसमें लागत बहुत ज़्यादा पड़ती है, कुछ कृत्रिम रेशे और पैकिंग सामग्री, विशेषकर जो नॉयलन की अगर रस्सी आ गई है, ऐसी कीमत कम होने के कारण क्या है, जूट की क्या है, बाज़ार में मांग कम होती जा रही है। ठीक है, अधिकतर आपने देखा कि लोग नायलॉन की रस्सियों का यूज करने लगे हैं। तो कुछ ऐसी जो टेक्नोलॉजी यानी तकनीकी है और संस्थागत सुधार है, इसको देखते हैं। तो भारत में लगभग 60% से जो जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर है। लगभग स्वतंत्रता के पश्चात प्रमुख संस्थागत सुधार भी किया गया है, यानी स्वतंत्रता के बाद से कृषि में समय समय पर क्या सुधार की जा रही है। भूमि सुधार को लेकर कुछ अलग अलग सरकार के द्वारा कार्यक्रम भी चला जाता है, जिसमें से पहला एक क्या है, चकबंदी है। चकबंदी यानी कि मतलब इसमें ये होता है कि जैसे एक किसान के जो अलग अलग खेत जगह जगह पर फैले होते थे, इन सारे खेतों को एक करके किसी एक जगह पर क्या है, इनको एक बड़ा सा खेत दे दिया जाता था, जिसे कहते हैं चकबंदी, यानी कि सारे खेतों को किसी एक जगह पर कर देना। ठीक है, अब क्या है, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर देना है, या फिर जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया जाए, सहकारी कृषि को प्रोत्साहन दिया जाए, यानी कि साथ साथ मिलकर एक साझा प्रकार से लोग खेती करें। ठीक है, अब कुछ घटनाएं हैं, इसको भी जान लेना जरूरी है। जैसे 1960 और 70 के दशक में क्या हुआ था
कि भारत सरकार ने कई कृषि सुधारों की शुरुआत की थी। जैसे उन्होंने हरित क्रांति की शुरुआत की थी। अब हरित क्रांति को आप जानते ही है ना कि इसका सबसे ज़्यादा फायदा गेहूं के फसलों में हुआ है। यानी इसमें क्या है, हाइब्रिड बीज का यूज किया गया था, कृषि में नए नए यंत्रों का यूज किया गया था, कीटनाशक दवाओं का यूज किया गया था, रासायनिक उर्वरक का यूज किया गया था। यानी इसका मतलब ये था कि भाई कृषि में उत्पादन को बढ़ाना। और साथ ही साथ श्वेत क्रांति यानी जिसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और 1980 और 90 के दशक में भी क्या, अगर सूखा है, बाढ़ है, चक्रवात है या आग तथा बीमारी के लिए क्या है, एक जो चलाया गया फसल बीमा योजना, ठीक है। और किसानों को कम ब्याज पर ऋण देने के लिए ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी समितियों और कुछ बैंकों की स्थापना भी की गई थी। तो इन सबका जो मकसद यही था वह कृषि में सुधार करना। और किसानों के लाभ के लिए भी भारत सरकार ने कुछ योजनाएं चलाई, जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना भी शुरू किया था, ठीक है। और किसानों को क्या, हर बात से अपडेट के लिए भी क्या किया गया था भाई, रेडियो पे और टेलीविज़न के माध्यम से विशेष मौसम बुलेटिन तथा कृषि कार्यक्रम की शुरुआत भी की गई थी। और सट्टेबाज या बिचौलियों के द्वारा जो किसानों का शोषण किया जाता था, इसके जांच के लिए क्या है, महत्वपूर्ण फसलों के लिए एक न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया था, ठीक है। और कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था या रोजगार और उत्पादन में योगदान, यानी कि कृषि की क्या है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था या रोजगार और उत्पादन में क्या योगदान है, इसको हम देखते हैं। तो कृषि को क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, क्योंकि जो है बहुत सारी जो है उद्योग हैं वो कृषि पर ही निर्भर है, ठीक है। तो यह लगभग 63% जनसंख्या के लिए रोजगार और आजीविका का साधन है, क्योंकि जानते हैं कि हमारा जो देश है कृषि प्रधान देश है और कृषि के द्वारा बहुत सारे लोगों को रोजगार प्रदान होता है। और भारत के सकल घरेलू उत्पादन में अगर देखा जाए वर्तमान समय में, तो सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। लेकिन अगर स्वतंत्रता के समय अगर बात की जाए, तो उस समय में जो था कि घरेलू क्षेत्र में सबसे ज़्यादा योगदान जो कृषि का था, ठीक है। लेकिन अब वर्तमान समय में सेवा क्षेत्र है, दूसरे नंबर पर औद्योगिक यानी उद्योग है, और तीसरे नंबर पर कृषि है, ठीक है। आगे देखते हैं, खाद्य सुरक्षा। खाद्य यानी कि जो आपने देखा कि खाने पीने की वस्तुओं की सुरक्षा की आवश्यकता महसूस क्यों की जाती है, क्योंकि अगर आपदा आ जाती है तो उस समय भी क्या है, इसका हम यूज कर सकते हैं। तो भोजन एक आधारभूत आवश्यकता है, क्योंकि भोजन सबको क्या है, जरूरी है। जिसके लिए सरकार क्या करती है, प्रत्येक नागरिक को खाद्य सुरक्षा निश्चित करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली तैयार की। यानी कि सरकार ये चाहती है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने के लिए खाने पीने की वस्तुएं मिलती रहें। इसके लिए दो घटक हैं। दो घटक क्या है, बफर स्टॉक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, ठीक है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक कार्यक्रम है जो ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में सस्ती दरों पर लोगों को क्या, खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुओं प्रदान करती है, ठीक है। भारत में खाद्य सुरक्षा नीति का एक प्राथमिक उद्देश्य क्या था कि बस सामान्य लोगों को खरीद सकने योग्य कीमतों पर खाद्यान्नों की उपलब्धता को निश्चित करना। यानी देखो, जो ये खाद्य सुरक्षा नीति चलाई गई थी, इसका उद्देश्य यही था कि लोगों को क्या है, खाने पीने की वस्तुएं कम से कम कीमत पर उपलब्ध करवाया जाए, ठीक है, जिसको वो प्राप्त कर सकें। खाद्यान्नों की जो अधिक प्राप्ति और भंडार की जो व्यवस्था है, ये भारतीय खाद्य निगम होता है, यानी FCI है, ठीक है। यहाँ पर क्या स्टोर करके रखा जाता है, जबकि इसकी वितरण की प्रणाली यानी कि बांटने की व्यवस्था जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है, ठीक है। अब वैश्विक का कृषि पर प्रभाव, यानी कि विश्व स्तर पर कृषि का क्या प्रभाव पड़ा, इसको देखते हैं। तो वैश्वीकरण का भारतीय किसानों पर एक सकारात्मक यानी कि अच्छे, नकारात्मक यानी बुरा, दोनों प्रभाव पड़ा। तो सकारात्मक प्रभाव यानी कि जो अच्छा या लाभ है क्या था, तो इसके द्वारा कृषि में नई तकनीकी भी आई है, ठीक है। और नई तकनीकी जब आई है तो प्रति एकड़ उत्पादन में भी क्या है, वृद्धि हुई है। और नई किस्म की फसलों का भी उत्पादन हुआ है। तो जिन फल सब्जियों का विदेशों से आयात यानी मंगाया जाता था, अब उसका निर्यात किया जाता है। यानी कि देखो, पहले क्या होता था कि हम जिन फसलों को या फलों को दूसरे देशों से मंगाते थे, अब उसका निर्यात हम यानी यहाँ से हम खुद भेज रहे हैं। तो कृषि जब निर्यात यानी कि जब यहाँ से हम क्या फसलों को दूसरे देशों में भेजते हैं, तो हम उनके देश की मुद्रा को क्या है, प्राप्त करते हैं। कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना भी हुई है। कृषि से संबंधित क्षेत्रों में लोगों को रोजगार भी प्राप्त हुआ है। विश्व कृषि बाजार में जो स्थिति हमने हासिल जो किया है, इसके लिए अनुसंधान एवं विकास पर भी क्या है, जोर दिया गया है। अब कुछ इसके क्या है, नुकसान भी है, यानी नकारात्मक प्रभाव यानी हानियां हैं। तकनीकी व मशीनों के अधिक प्रयोग के कारण क्या है,
आप देख रहे हैं कि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें हम मशीनों का यूज ना कर रहे हों। तो मशीनों का यूज करने का मतलब है कि 100 मजदूर के बराबर एक मशीन प्रयोग कर रही की जा रही है, यानी 100 मशीनों के बराबर 100 मजदूरों के बराबर एक मशीन काम कर रही है, जिससे क्या है बाकी मजदूर क्या है बेरोजगार हो जा रहे हैं या बेरोजगार होते जा रहे हैं निरंतर। तो गांव में बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है। कृषि करना अब महंगा हो गया है क्योंकि ये इसमें लागत बहुत ज़्यादा हो गई है। तो जो अमीर किसान है या गरीब किसान है, इन दोनों के बीच में क्या है जो फासला बढ़ता जा रहा है। कृषि के लिए अब ज़्यादा लागत की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए लोगों को क्या है कि ऋण यानी उधार लेने की ज़रूरत पड़ती है। अगर उनकी फसल अच्छी हुई तो ऋण चुका देते हैं, अगर फसल बर्बाद हो गई तो किसानों को क्या ऋण चुका पाना मुश्किल हो पाता है, जिसके कारण वो या तो आत्महत्या कर लेते हैं या उनको अपनी ज़मीन से हाथ धोना पड़ता है, यानी बेचना पड़ता है। तो इस तरीके से इस चैप्टर को हमने बहुत ईजिली तरीके से कंप्लीट किया है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से सारी क्लास की पीडीएफ नोट डाउन कर सकते हैं, यानी लेकर नोट कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जो चैनल पर नए हैं, और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार दोस्तों।